गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जैसे जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ रहे थे। वी वर डिस्कसिंग अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बेटा पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। और पिछले वीडियो में मैंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर वेरी मच फेमस इन आल्सो यूरोपियन मार्केट। टेक्सटाइल ऑफ इंडिया स्पेशली हम कहते सिल्क ऑफ चाइना इन फ्रॉम वेरी एंशिएंट टाइम। सिल्क ऑफ चाइना, पोट्रीज ऑफ चाइना were very much famous in the European market and very much demandable as well as इंडिया के मार्केट में देखें, इंडिया की चीजों को देखें तो टेक्सटाइल ऑफ इंडिया एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया वर वेरी मच डिमांडेबल इन द यूरोपियन मार्केट। ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इन चीजों की तलाश में डिफरेंट यूरोपियन ट्रेडर्स वर ट्राइंग टू कम टू इंडिया। although they were trading, different European traders were trading with India and China by the बच्चों लैंड रूट्स। और उन लैंड रूट्स को हम लोग क्या कहते थे? सिल्क रूट्स। इन हिस्ट्री में आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द सिल्क रूट। तो आई हैव टोल्ड यू दैट इन वेरी एंशिएंट टाइम द यूरोपियन ट्रेडर्स कम टू इंडिया एंड चाइना फॉर द ट्रेडिंग ऑफ सिल्क एज वेल एज द पोट्री विद चाइना एंड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस ऑफ द इंडिया। तो उन रूट्स को बेटा हम लोग क्या कहते थे? दोज रूट्स वर नोन एज ए सिल्क रूट्स। उन्हीं रूट्स को बेटा हम लोग सिल्क रूट्स के नाम से जानते थे। सिल्क रूट उन्हें कहते थे। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिल्क रूट्स। हमने सिल्क रूट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वो जो सिल्क रूट थे तो धीरे धीरे करके बच्चों उन पे अर्बन ट्रेडर्स का अधिकार हो गया और एक उस्मानिया साम्राज्य का मतलब ओरिजिनेट हुए टर्की में और उसने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया क्योंकि टर्की से होकर के वो रास्ता यूरोप का एशिया से जुड़ता था। तो इस वजह से 22 मतलब सी रूट से धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया के टोटल मार्केट में ब्रिटिशर्स ने अधिकार कर लिया। पहले तो आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए। चारों के बीच में कंपटीशन हुआ और धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया के मार्केट में अपना अधिकार कर लिया। और मैंने पहले बताया था कि इंग्लैंड में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट हैज बीन अकर्ड। इंग्लैंड में ऑलरेडी बच्चों इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। तो उसका रिजल्ट क्या था कि जब वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट हो चुका था तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैज बीन एस्टेब्लिश देयर। तो यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में बेटे गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन पूरा एक्सपोर्ट किया जाने लगा। यहाँ के जो बेटे वीवर्स थे उनको गुड क्वालिटी का कॉटन नहीं मिलता था। इसके बाद वहाँ से बच्चों इंडस्ट्रीज से कपड़ा बनकर के आता था और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमेशा चीप होता है, सस्ता होता है रेदर देन द हैंडमेड मटेरियल। तो बच्चों जो इंडिया का टेक्सटाइल था वो हैंडमेड होता था और जो इंग्लैंड से टेक्सटाइल इंडिया आता था यहीं का रॉ मटेरियल जाता था कॉटन वहाँ, और वहाँ से जो कपड़ा बन करके आता था वो बेटा कंपेरेटिवली बहुत सस्ता होता था और बहुत ड्यूरेबल होता था, टिकाऊ होता था, जिसकी वजह से इंडिया के लोग उस कपड़े को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। और इंडिया के मार्केट में धीरे धीरे करके बच्चों इंग्लैंड का जो टेक्सटाइल था वो भर गया और इंडिया का जो जिसके लिए इंडिया एशियन टाइम में फेमस था, इन वेरी एशियन टाइम इंडिया वाज फेमस फॉर द टेक्सटाइल, वही धीरे धीरे करके बच्चों एलिमिनेट होने लगा और वही धीरे धीरे करके कमजोर होने लगा। और एक ऐसा दौर आया कि इंडिया का टोटल टेक्सटाइल मार्केट वाज ओवरलैप्ड बाय द ब्रिटिशर्स, बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश कंपनी के थ्रू इंडिया का ओवरलैप कर लिया गया। फिर मैंने बताया कि बच्चों 1915 में महात्मा गांधी, मैंने आप लोगों को मतलब नेशनलिज्म इंडिया में बताया था कि महात्मा गांधी, और उन्होंने 1919 के बाद आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में मैंने बताया था कि ही हैज अनाउंस दैट ही विल स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। हमने बताया था कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को बच्चों कौन सा इंसिडेंट हुआ था? जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद बच्चों क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स ने, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि मतलब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। और मैंने बताया था जितने भी लोग मारे गए थे, मैंने हिस्ट्री बताया था कि अकॉर्डिंग टू हंटर कमेटी 800 पीपल वर किल्ड, जबकि अकॉर्डिंग टू तहकीकात कमेटी which was developed, which was working in the leadership of Mr. Madan Mohan Malviya, according to that committee 2000 people were killed and more than 10,000 were injured, ठीक है। और जबकि अकॉर्डिंग टू मतलब अकॉर्डिंग टू हंटर कमेटी which was organized in the leadership of Mr. Judge Hunter, according to that 800 people were killed and 2000 were injured। तो बच्चों मैं बता रहा था कि उसके बाद महात्मा गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, महात्मा गांधी हैज आल्सो स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड इन दैट मूवमेंट इट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाज बाइकआउट ऑफ द फॉरेन मटेरियल, और इन दैट बाइकआउट ऑफ द फॉरेन मटेरियल देयर वाज अ बाइकआउट ऑफ द फॉरेन टेक्सटाइल।
यानी ब्रिटिश कंपनी का बना हुआ कपड़े का अपोज करने की बात की गई। बच्चों ब्रिटिश कंपनी के बने हुए कपड़े का ये कहा गया कि इट शुड बी, इसको स्ट्रांगली अपोज किया जाना चाहिए और इस तरीके से फॉरेन मटेरियल का बाइकाट किया जाने की बात की गई और खासकर स्पेशली विदेशी कपड़ों के बाइकाट की बात की गई, स्पेशली फॉरेन क्लॉथ के बाइकाट की बात की गई कि फॉरेन क्लॉथ का स्ट्रांगली बाइकाट होना चाहिए, दैट शुड बी स्ट्रांगली। और इसका रिजल्ट था मैंने बताया था कि बेटे विदेशी कपड़ों के लोग कलेक्ट करके होली जलाते थे। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जब विदेशों पर इस तरीके लगा तो इंडियन टेक्सटाइल को बूस्ट मिल गया। और उधर बेटे पहले से भी एक बूस्टअप था, वो पहले से था कि 1914 से लेकर के 1918 से लेकर के 1918 तक बेटा से फर्स्ट वर्ल्ड वार रन किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वार रन किया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो ब्रिटेन था बेटे मेन पार्टिसिपेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वार का। फर्स्ट वर्ल्ड वार का मेन पार्टिसिपेंट बच्चों ब्रिटेन था, जिसके वजह से ब्रिटेन के पार्टिसिपेंट होने की वजह से बच्चों ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन को मतलब मेन पार्टिसिपेंट होने की वजह से ब्रिटेन यहाँ कपड़े नहीं भेज पा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में खुद ही इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ गई थी सैनिकों की वर्दी बनाना, सैनिकों के लिए कपड़े बनाना, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में लगा हुआ था। तो एक फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया और दूसरा महात्मा गांधी का मूवमेंट इसके बाद हो गया। तो इन दोनों घटनाओं ने इंडियन टेक्सटाइल को बूस्टअप कर दिया कि आप इंडियन टेक्सटाइल को मौका मिल गया अपने आप को डेवलप करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब विदेशी कपड़ा नहीं आएगा तो इंडियन कपड़ा लोगों को लेना भले ही थोड़ा महंगा था, लेकिन लोगों को लेना एक जरूरी भी हो गया और गांधी जी का इंस्पिरेशन भी यहाँ पर काम किया। तो मैंने बताया, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दिया था। फिर मैंने बताया कि आज़ादी वैसे तो इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट था 1853 से स्टार्ट हो गया था और 1854 में पहली इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश। बच्चों 1854 में फर्स्ट इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया। तो जो फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, दूसरी बेटे अहमदाबाद, तीसरी नागपुर, अहमदाबाद और इसके बाद कानपुर में बेटे एस्टेब्लिश हुई। तो मेरे कहने का मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, कानपुर, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेटे एस्टेब्लिश हो गए तो क्या कहते हैं बेसिक आज के टाइम पे क्वेश्चन आया करता है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन द क्या कहते हैं इन बेसिकली मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन द एरिया इन द गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो उसके लिए मैंने बताया था अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, क्योंकि गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। और इसके बाद वहाँ की सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, इसके बाद लोकल नेटवर्किंग ऑफ द मार्केट एंड फॉरेन मार्केट के लिए गुड क्वालिटी ऑफ या वेल डेवलप्ड हार्बर्स या सी पोर्ट का अवेलेबिलिटी, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्किल्ड लेबर्स, बैंकिंग सिस्टम्स, ये सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड, आर लोकेटेड और कंसंट्रेटेड इन द महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई एंड अहमदाबाद, सूरत, दिस स्टेट्स। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों की कपड़ों के जो प्रोसेसिंग होती है, वो प्रोसेसिंग मैंने बताया था कि सबसे पहले बेटे हम उसके कॉटन को प्योरीफाइड करते हैं, प्योरीफाइड करने के बाद बेटा उसकी थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग करने के बाद वीविंग करते हैं, वीविंग करने के बाद डाइंग होती है, कपड़े बुने जाते हैं मशीन के थ्रू, और इसके बाद डाइंग होती है, कलर किए जाते हैं, कलर करने के बाद बच्चों उनको क्या किया जाता है, आफ्टर दैट कटिंग करके देयर टेलरिंग होती है, और टेलरिंग करके वो सिलाई कपड़ों में कन्वर्ट करके मार्केट में ऐसे गवर्नमेंट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रोसेसिंग हो गई, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था। फिर मैंने बताया था बेटा कि गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में मोस्ट ऑफ क्या कहते हैं 80% ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन द गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और उसका रीजन मैंने बताया था कि दीज आर द मेन रीजन्स ऑफ द दैट मोस्ट ऑफ द मतलब ये लोकेटेड है। इसके बाद बच्चों इंडिया अपना टेक्सटाइल या थ्रेड, इंडिया बच्चों वैसे तो इंडिया क्या कहते हैं बच्चों सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है, और लेकिन इट इज फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द थ्रेड्स आफ्टर चाइना। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है इंडिया, इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन बट फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ थ्रेड्स। और उसका रीजन में इंडिया लॉस करता है, क्योंकि बेटा इंडिया में मशीनों की कमी है, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, जिसकी वजह से इंडिया को डायरेक्ट थ्रेड्स या कॉटन को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। और उसका रीजन मैंने बताया था कि इंडियन मार्केट में अगर 80 रुपये के कॉटन को अगर हम एक्सपोर्ट ना करके 80 रुपीज़ के कॉटन को डायरेक्ट एक्सपोर्ट ना करके अगर हम थ्रेडिंग उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करते, गवर्नमेंट्स में कन्वर्ट करते, तो वही कॉटन की बेटे कीमत 800 रुपीज़ हो जाती है। 80 रुपीज़ को 10 टाइप्स मल्टीपल कर दिया जाता है इन इंडस्ट्रीज के थ्रू। तो मैंने बताया था कि इंडस्ट्रीज आर दोज प्लेसेस वेयर द लेस इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड into the most important product material that is known as ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है।
ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या कहते हैं इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया किन किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है? इंडिया एक्सपोर्ट द गुड क्वालिटी ऑफ द कॉटन एज वेल एज द यार्न एक्सपोर्ट करता है बच्चों। किसको किसको? यूके को, यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूनाइटेड किंगडम के अगर तीनों पार्ट आ जाते हैं बेटा, यूके के तीनों पार्ट हैं। यूके के तीनों पार्ट कौन कौन से बेटा? आयरलैंड है, आयरलैंड और इंग्लैंड और इसके बाद बच्चों स्कॉटलैंड, ये तीनों कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, जिसका कंबाइंड नेम आज के यूके के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेटा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जानते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ। इसके बाद रसिया को भी बच्चों हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, रसिया को भी हम। इसके बाद जापान एंड सेंट्रल यूरोपियन डिफरेंट कंट्रीज एंड जापान को भी बेटे हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके बाद सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज को हम लोग अपने यूरोपियन कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज के बाद बच्चों जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो बच्चों हम लोग अफ्रीका के कई कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और थ्रेड्स या कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं। तो दीज आर द एक्सपोर्टिंग। इसके बाद बच्चों हम लोग गारमेंट्स, बने बनाए कपड़े सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अरब कंट्रीज को, जो तेल मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। मैंने बता रखा था कि मिनरल ऑयल जो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेटे क्या एक्सपोर्ट करते हैं? बने बने कपड़े, डायरेक्ट कपड़े, बने बनाए कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया के बारे में बताया था कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ द कॉटन ऑफ द। वैसे तो होम ऑफ कॉटन को बता इंडिया का ही माना जाता है, लेकिन प्रोडक्शन में प्रेजेंट टाइम पे इंडिया इज सिक्योरिंग द सेकंड रैंक आफ्टर द चाइना। फर्स्ट रैंक को चाइना होल्ड करता है, बट इंडिया पूरे इंटरनेशनल मार्केट का, इंडिया सेकंड कैपेसिटी ऑफ स्पेंडल, टोटल इंटरनेशनल मार्केट का 25% स्पेंडल बच्चों इंडिया फुलफिल करता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट्स के बारे में बात करें तो केवल 4% कर पाता है, क्योंकि गारमेंट्स के बारे में चाइना डोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना डायरेक्ट गारमेंट्स बना करके बेचता है और उसका वो फायदा उठाता है। मैंने बताया था कि उसका फायदा 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगर हम 80 रुपये के कॉटन को एक्सपोर्ट करते हैं विदेश कंट्रीज को, अगर उसी को बेटे टेक्सटाइल में कन्वर्ट करते हैं, कपड़े में कन्वर्ट कर दें, तो वही 80 रुपये का कॉटन 800 रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को बताया कि रिकॉर्ड चूँकि इंडिया की जीडीपी में इनका इंपॉर्टेंस है, इंडिया की जीडीपी में ये अपना रोल प्ले करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा बेटा बढ़ करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं है। इट्स श्योर no more questions. I will come no more questions more than that. This will be asked in your examination. It's sure. तो ये क्या कहते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जो कि क्या कहते हैं मतलब चीज़ें हो गई। अब आते हैं बेटा कि क्या है ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के क्या ड्रॉबैक हैं या क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फेस कर रही हैं, ठीक है। तो द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो देखो बेटे सबसे पहले हम आते हैं कि अब्सोल्यूट वही पुरानी मशीनें हमारे इंडिया की, तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सबसे बड़ी बात आती है कि वही पुरानी मशीनें आज भी बच्चों काम कर रही हैं, वही पुराने समय की मशीनों को काम किया जा रहा है, जिसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, लोअर प्रोडक्टिविटी है। इसके बाद स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक मटेरियल, कॉटन टेक्सटाइल से ज़्यादा आजकल सिंथेटिक, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जो होता है बेटा सस्ता तो बहुत ज़्यादा होता है, इसके बाद ड्यूरेबल भी होता है, तो गरीब लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं ऑफ द सिंथेटिक क्लॉथ की, तो उससे बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन हो जाता है। इसके बाद इरिटेटिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई है। इंडिया में जानते हो कि हर घंटे खुशी और दुखी का अनुभव होता है। बिजली जाती है तो लोग कहते हैं अरे चली गई यार, और फिर थोड़ी देर के बाद आती है तो लोग कहते हैं अरे खुशी मनाते हैं आ गई ना। तो मतलब इंडिया में इरिटेटिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई, दैट्स इज आल्सो द रीजन। तो इस वजह से बच्चों हमेशा फॉरेनर्स ये कंप्लेन करते हैं, जब भारत कहता है एफडीआई के लिए बातें करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बातें करता है कि आप हमारे देश में अपना इन्वेस्ट करिए, तो हमेशा वो लोग कंप्लेन करते हैं कि इट्स हाउ इट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया का माहौल, इंडिया में इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत सिक्योर नहीं है। तो भारत अब SEZ एक्सप्लेन कर रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था। आई हैव ऑल्सो डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द इकोनॉमिक्स। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रखा है। तो अब बच्चों हम लोगों को तो ये प्रॉब्लम्स है। अब हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, और फिर इसके बाद बच्चों हम जूट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जूट इंडस्ट्रीज़, और जूट इंडस्ट्रीज़ के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आफ्टर दैट जूट इंडस्ट्रीज़, और जूट इंडस्ट्रीज़ के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। मैंने बताया था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में हमें 3 इंडस्ट्रीज़ पढ़ना है। कौन सी इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने बताया था, कॉटन टेक्सटाइल, जूट एंड शुगर,
ठीक है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, ये मैं 3 टाइप के इंडस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम जूट इंडस्ट्रीज के बारे में देखें बेटे, तो जूट को माना जाता है कि जूट इंडिया में जब इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था बिफोर 1947 में, जानते हो कि इंडिया का डिवीजन हुआ बच्चों 1947 में। जब इंडिया का डिवीजन हुआ तो 18% पार्ट बच्चों हमसे अलग हो गया और 12% पॉपुलेशन हमसे अलग हो गई। 12% पॉपुलेशन और 18% एरिया हमारे देश से चला गया पाकिस्तान के रूप में। टोटल इंडिया का 12% पॉपुलेशन गई थी और 18% एरिया गया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि इंडिया का ये पोर्शन, यहाँ पर एक बांग्लादेश नाम का एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा काफी बड़ा कंट्री है ये बांग्लादेश, और ये पार्ट बेटा कभी बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था। ये बंगाल था, वेस्ट बंगाल जो जैसे बंगाल था, तो इस बंगाल को 1905 में मिस्टर लॉर्ड कर्चन ने 2 पार्टों में डिवाइड किया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ये ईस्ट बंगाल बना और वेस्ट बंगाल बना, और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में 2 पार्टों में डिवाइड किया गया बंगाल को। लेकिन एट द टाइम ऑफ द 1947 के समय बच्चों, 1947 के समय ईस्ट बंगाल हमसे चला गया अलग, क्योंकि वहाँ इस्लाम मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों ने पाकिस्तान के सपोर्ट में वोटिंग किया और पाकिस्तान का पार्ट बन गए। और इस तरीके से ये जो बेटा आज बांग्लादेश है, ये पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता, ईस्टर्न पाक के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 1971 में बच्चों, 1971 में यहाँ पर बच्चों आगे कहते हैं इसने पाकिस्तान से आज़ादी का एक मुहिम छड़ा, और उसका रीजन मैं किसी दिन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि 1947 में बंगाल हमसे अलग हो गया, और क्या कहते हैं ईस्टर्न बंगाल हमसे अलग हो गया। तो जब ये दोनों बंगाल इंडिया में थे तो बेटा इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट था, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इंडिया काउंट किया जाता था जब ये दो मतलब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल वर द पार्ट ऑफ द इंडिया। लेकिन बच्चों जब इंडिया का डिवीजन हुआ तो ईस्टर्न बंगाल हमसे अलग होकर के चला गया, हमारे देश का अलग हिस्सा बन गया और पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया, तो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ये ईस्टर्न बंगाल जब पाकिस्तान का हिस्सा बना, तो बेटे हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया करता है कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी इंडिया के डिवीजन के समय। तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाली इंडस्ट्रियल सेक्टर बच्चों था जूट इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि बच्चों जूट की जो इंडस्ट्रीज है, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड फ्रॉम रिसरा टू कोलकाता। रिसरा बेटे 90 किलोमीटर कोलकाता के पहले है, हुगली नदी के बैंक पर एक रिसरा नाम की जगह है। रिसरा से कोलकाता तक की बीच का डिस्टेंस 90 किलोमीटर है, और 3 किलोमीटर चौड़ाई पर ही ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली पर लार्ज नंबर ऑफ द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड या डेवलप्ड। तो मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्री तो बेटा वेस्ट बंगाल में थी, यानी कोलकाता के आसपास थी, और रिसरा से कोलकाता के बीच में थी। लेकिन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो था बेसिकली वो बेटा ढाका था। ढाका मतलब जो आज बांग्लादेश में है चटगांव, ढाका नहीं चटगांव का एरिया। चटगांव बेटे इज द पार्ट इज ए सिटी ऑफ द बांग्लादेश, एंड चटगांव को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया के इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहते हैं। जैसे चीन की संघाई को इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। जैसे हम अमेरिका के न्यूयॉर्क को इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल तो वहाँ पर वाशिंगटन डीसी है। वैसे चीन की बीजिंग है, वैसे इंडिया की दिल्ली है, लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल तो वैसे ढाका को चाहे मतलब बांग्लादेश के इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो ढाका के क्या कहते हैं चटगांव को, तो चटगांव के आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता था, और उसका जो इंडस्ट्री थी वो बेटे कहाँ होती थी, दैट वर सिचुएटेड इन कोलकाता के आसपास। रिजल्ट क्या हुआ कि रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, और जिसकी वजह से जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो पाकिस्तान का है को हमको बेटा क्या कहते हैं रॉ मटेरियल देगा। तो रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी मोस्ट ऑफ जूट इंडस्ट्रीज ने को वर्क करना रोकना पड़ा था, काम करना बंद करना पड़ा था। तो इस जूट इंडस्ट्रीज को बेटा हम लोग कल स्पेशली पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो गया। टुमारो वी विल स्टार्ट द जूट इंडस्ट्री। ओके बच्चों, थैंक यू। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, ओके, कीप ऑन स्टडी, ओके बच्चों, थैंक यू।